कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस में चैप्टर 2 के अम्ल क्षारक एवं लवण, ये आपका चैप्टर है ना। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, है ना। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपके एग्जाम 2025 में आ सकते हैं, है ना। टोटल आने वाले प्रश्न बताऊंगा और ये प्रश्न पूरे पाठ के होने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको केवल एक काम करना है, करना क्या है, आपको लास्ट तक देखना है ना। वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखेंगे देन आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट हैं क्लास 10th साइंस में, है ना। ये जो क्वेश्चन होंगे वो 100% आने वाले ही होंगे, फालतू के क्वेश्चन में नहीं लाया हूं, है ना। जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में साइंस के पेपर में आ सकते हैं 100% वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है। तो आपको केवल यही करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। पेन कापी जरूर साथ में लेके बैठेंगे, है ना। पेन कापी यदि आप साथ में लेके बैठेंगे देन आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतार लेंगे अपने कापी में, देन आप उसको पढ़ भी लेंगे, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। ये जो क्लास 10th चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे जाएंगे कि कौन है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं इससे बाहर ट्रस्ट मी चैप्टर 2 से कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर आप साइंस में 100% स्कोर करना चाहते हैं, 70 में 70 स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ में इससे पहले चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो थी उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है देन उसको भी देख लीजिएगा। आप सबकी डिमांड के कारण ही मैं चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं। ऐसे ही ये सीरीज चलेगी, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 लगातार चलती जाएगी जब तक आपके पूरे साइंस के चैप्टर खत्म नहीं हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ये एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कई बार पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अगर आप उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और आपकी बार भी संभावना है कि 100% आ सकते हैं, है ना। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, तो इसका उत्तर आपको देना है। देखो, दही व खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है ना। जो दही व खट्टे पदार्थ होते हैं उनकी जो प्रकृति है वो एसिड वाली होती है, अम्लीय होती है ना। यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया करके विषैले धातु बनाते हैं। जानते हो रीजन क्या होता है जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। देखो, जो दही है वो क्या करता है, वो कर लेता है, दही का स्वाद होता है अम्लीय, है ना। और ये क्या करता है, ये जाके रिएक्शन कर लेता है किसके साथ, तांबे के साथ, है ना, या पीतल के साथ, जिससे क्या होता है विषैला धातु बना देता है और लवण बनाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इस कारण से हम पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। चलो आइए दिखाते हैं हम दूसरा क्वेश्चन आपको। जो इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O धन आयन की जो सांद्रता है वो कैसे प्रभावित हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, अब की बार भी चांस है इसलिए मैं बताया दे रहा हूं, आप देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन क्या है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O धन आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है ना। तो आइए देखते हैं उत्तर। देखो, जल में अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय उसमें उपस्थित अनआयनित जल की मात्रा तो बढ़ती है ना। जब क्या होता है, जल में अम्ल के विलयन को हम तनुकृत करते हैं, घोलते हैं, तो उस समय जो उपस्थित अनआयनित जो जल है उसकी मात्रा तो बढ़ जाती है, परंतु H3O धन आयन की मात्रा एवं सांद्रता वही रहती है ना। जबकि H3O धन आयन की जो मात्रा एवं सांद्रता है वो वही रहती है, वो बढ़ती घटती नहीं है, जिसके कारण H3O धन की सांद्रता में लगातार कमी हो जाती है ना। तो जल में अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय उसमें उपस्थित अनआयनित जल की मात्रा तो बढ़ती है, परंतु H3O धन आयन की जो मात्रा एवं सांद्रता है वो वही रहती है, जिसके कारण H3O धन की सांद्रता में लगातार कमी हो जाती है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, है ना। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसमें दूसरा क्वेश्चन आपका यही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए। तीसरा है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन
करता है, जो अम्ल का जलीय विलयन होता है, जब हम जल को अम्ल में घोलते हैं या अम्ल को जल में घोलते हैं तो वो क्यों विद्युत का चालन करता है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आप देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्या करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होकर एस धन आयन देते हैं। एक बार उदाहरण देखेंगे, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो जिसको जल में घोला जा रहा है, तो ये दो खंडों में एस धन आयन तथा Cl ऋण आयन में टूट जाता है। इस कारण से जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है। एक बार फिर से इसका आंसर देख लेंगे, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होकर एस धन आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यदि जल को घोलेंगे तो वो एस धन आयन और Cl ऋण आयन में टूट जाएगा। तो ये आंसर हो गया तीसरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन वो क्या है, अम्ल क्या है, उसके प्रकार तथा उसके सामान्य गुण लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। ये चौथा क्वेश्चन है, अम्ल क्या है, अम्ल की परिभाषा देनी है, उसके प्रकार लिखने हैं कि अम्ल के कितने प्रकार होते हैं तथा उसके सामान्य गुण लिखने हैं। ये 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो इसका उत्तर देखो, अम्ल एसिड। अम्ल वे रसायन हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। आप जानते हैं कि अम्ल वे रसायन हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये सिंपल डिफिनेशन है किसकी, एसिड की, है ना। तो अम्ल वे रसायन हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्लों के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ एसिड हैं, वो देख लीजिए। अम्ल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल को अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इसका परिभाषा देखो, प्रबल अम्ल अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जब हम प्रबल अम्ल को जल में विलय करते हैं तो वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। वो अपना आयन जो है वो पूर्ण रूप से घोल देते हैं किसमें, जल में। इस कारण से इनको हम प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो प्रबल अम्ल अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, इस कारण इनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रबल अम्ल का जो एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एग्जाम्पल है वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा स्ट्रॉन्ग जो एसिड का कह सकते हैं कि क्या एग्जाम्पल है वो H2SO4 है। क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, H2SO4। तो ये दोनों क्या है, प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। तो ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार देखो, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड क्या होते हैं। तो वीक एसिड की डिफिनेशन देखो, दुर्बल अम्ल अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से जो उनका अंश होता है केवल वही क्या होते हैं, जलीय विलयन में आयनित होते हैं, है ना। तो ये दुर्बल अम्ल वीक एसिड कहलाते हैं। फिर से डिफिनेशन देख लेंगे, दुर्बल अम्ल अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल एग्जाम्पल है वीक एसिड का। कार्बोनिल अम्ल H2CO3, ये भी क्या है, कार्बोनिल अम्ल है, जो किसका उदाहरण है, दुर्बल अम्ल का, वीक एसिड का एग्जाम्पल है। आई होप आपको अम्ल क्या है, अम्ल की जो परिभाषा है वो समझ में आई होगी। दूसरा टाइप्स ऑफ एसिड, ये भी समझ में आया होगा, अम्लों के प्रकार। तो अम्ल के 2 प्रकार होते हैं, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल वीक एसिड। इनके एग्जाम्पल भी आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं केवल जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब सिंपल जो गुण है, सामान्य गुण जो हैं किसके, अम्लों के, वो मैं बताता हूं आपको। इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में आते हैं 2 नंबर में, या फिर इनके साथ में पूछ सकता है कि अम्लों के सामान्य गुण तथा क्षारकों के सामान्य गुण लिखिए। तो पहला देखो, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल होते हैं इनके सामान्य गुण में आप पहला हेडिंग, पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा लिखेंगे, सभी अम्ल लगभग जल में विलेय होते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, जो सभी अम्ल होते हैं लगभग जल में विलेय होते हैं, है ना। जितने भी अम्ल होंगे वो जल में घुल जाएंगे, विलय हो जाएंगे, विलेय होते हैं, है ना। तीसरा क्या है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है, अम्ल का। तो अम्ल का जो सामान्य गुण है वो है नीले लिटमस को लाल कर देना, है ना। चौथा देखो, मेथिल ऑरेंज के विलयन को गुलाबी कर देते हैं। अम्ल जो है वो मेथिल ऑरेंज के जो विलयन है उसको गुलाबी कर देते हैं। तो मेथिल ऑरेंज के विलयन को गुलाबी कर देते हैं, इनका ये भी सामान्य गुण है। सभी अम्ल विद्युत का सुचालक होते हैं, ना। सभी जितने भी अम्ल हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये टोटल 5 अम्लों के सामान्य गुण थे। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था अम्ल क्या होता है ना। अम्ल क्या है, उसके प्रकार तथा उसके सामान्य गुण लिखो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर आप जरूर तैयार कर लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ क्या है।
प्रश्न 5 है, अम्लों तथा क्षारकों के प्रमुख रासायनिक गुणों को लिखिए। क्या अम्ल तथा क्षारक के प्रमुख रासायनिक गुण है? ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है, आपकी बार भी संभावना है, देन आप इसको छोड़ेंगे नहीं, करके आएंगे। तो अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहले हम अम्ल के रासायनिक गुण देखेंगे, उसके बाद क्षारक के देखेंगे। तो पहला जो आप लिखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण में लिखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आप जानते हैं, आप पढ़ा भी है आपने कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा इनके विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। और जो अम्ल का विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा इसके विलयन का विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। अम्ल जो है वो धातुओं के साथ क्रिया करके धातु, लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं, है ना। तो अम्ल जो है वो सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करते हैं। आप देखेंगे एक बार अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया में क्या होता है, सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि कि तनु अम्लों या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, है ना, तनु अम्लों या तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके H2 विस्थापित करते हैं, हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन बना हुआ है, धातु जो है वो तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करके धातु, लवण और हाइड्रोजन को विस्थापित करता है ना। तो अम्लों की धातुओं के साथ में अपक्रिया में क्या होता है, सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, जिंक, Mg, मैग्नीशियम, Al, एल्युमिनियम आदि की तनु अम्लों या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करके H2 हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। फॉर एग्जांपल धातु तथा तनु अम्ल रिएक्शन करते हैं और ये धातु, लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। ये हो गया दूसरा अम्लों का रासायनिक गुण। तीसरा धातु अम्लों का जो रासायनिक गुण है वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको भी पढ़ लेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको भी जरूर पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन जरूर आप तैयार कर लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो जो नेक्स्ट है आपका वो है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की अपक्रिया। धातु कार्बोनेट तथा धातु क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। एक बार पढ़ेंगे आप, जब तनु अम्ल की क्रिया धात्विक कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो धात्विक लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है ना। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्लों के साथ जब अपक्रियाएं कराएंगी किसकी, अम्ल की, तो क्या होगा, जब तनु अम्ल की क्रिया धात्विक कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो धात्विक लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। जैसे धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, लवण साल्ट बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाटर बना रहा है ना, H2O बना रहा है ना। तो ये तीन क्या थे, ये तीन अम्लों के रासायनिक गुण थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अम्लों के रासायनिक गुण थे जो इंपॉर्टेंट थे। और नेक्स्ट मैं बताता हूँ क्षारकों के प्रमुख गुण, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। सब्सक्राइब द बोल्ड कोचिंग फॉर मोर कंटेंट। यदि आप चैनल पे नए हैं, आज ही आए हैं, पढ़ने आए हैं, और यदि आप पढ़ भी रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आपको चाहिए कि आप इस चैनल को, द बोल्ड कोचिंग को सब्सक्राइब करें। किसके लिए, मोर कंटेंट के लिए। यदि आप और वीडियोज चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी अच्छे तरीके से करके अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, देन आपको चाहिए द बोल्ड कोचिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो नेक्स्ट मैं आपको क्षारक के जो रासायनिक गुण है वो बताता हूं। नेक्स्ट आपका है क्षारकों के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारकों के जो रासायनिक गुण हम पढ़ रहे थे उसमें क्षारकों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हम देखेंगे। तो क्षारक की धातुओं के साथ अपक्रिया, सबसे पहले क्षारक धातुओं के साथ अपक्रिया करता है, जैसे अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करता था। तो कुछ धातुएं जैसे Al, एल्युमिनियम, Zn, जिंक, Sn, Pb आदि क्षारकों के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। क्षारक जब धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो H2 हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2Al है, एल्युमिनियम है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्षार है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2NaOH का जो NaOH है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो क्रिया करता है जल के साथ में, तो 2NaAlO3 + 3H2O हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं मुक्त करता है। तो क्षारक धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो आई होप ये पहली प्रॉपर्टीज आप समझ गए होंगे किसकी, क्षारक की। दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, अधात्विक ऑक्साइडों तथा क्षारकों की अपक्रिया। जो अधात्विक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2,
सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 आदि से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, है ना। तो अधात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारकों की अब क्रिया में क्या करते हैं, अधात्विक ऑक्साइडों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 आदि क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे अधातु ऑक्साइड हैं, ये क्षार के साथ अब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और जल का निर्माण करेंगे। तो आई होप आपको ये दो गुण जो केमिकल प्रॉपर्टीज आप बेस थे ये दो, ये आपको समझ में आए होंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था कि अम्लों के तथा क्षारकों के प्रमुख रासायनिक गुण लिखिए। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, तो अब की बार भी आ सकता है। देन आप इसमें क्या करेंगे, आलस नहीं करेंगे तैयार करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में पक्का आ सकता है और आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं कोई नया क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सब पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो एक बार क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्रश्न 6 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यह कैसे प्राप्त होता है, इसके प्रमुख जो मुख्य उपयोग हैं वो लिखना है। प्लास्टर ऑफ 3 क्वेश्चन है इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यह कैसे प्राप्त होता है, इसके प्रमुख उपयोग आपको लिखने हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका जो सूत्र है CaSO4.1/2H2O, हाफ H2O कहते हैं इसको, है ना, CaSO4.12H2O, ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका साधारण नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है इसे देखेंगे। इसे जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम CaSO4.2H2O को एक भट्टी में 100 सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है और इस ताप पर यह अपने क्रिस्टलीय जल के 3/4 अणु निकाल देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फिर से आप देख सकते हैं, इसे जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4.2H2O, है ना, को एक भट्टी में 100 सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है और इस ताप पर जब यह गर्म हो जाता है तो अपने क्रिस्टलीय जल के 3/4 अणु निकाल देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। अब क्रिया आप देख सकते हैं, CaSO4.2H2O जिप्सम है ये, और ये 100 सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करेंगे इसको तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल बनेगा। CaSO4.1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लस 3/2H2O, 3/4 जो जल है वो बाहर निकाल दे रहा है ना। तो जब हम जिप्सम को गर्म करेंगे 100 सेंटीग्रेड पे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल का निर्माण होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके निर्माण की विधि कौन सी है। नेक्स्ट हम इसके उपयोग को देखते हैं। नेक्स्ट देखो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका उपयोग क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग है ना। तो पहला इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने में किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, इसका उपयोग सबसे पहले प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है उसका उपयोग टूटी हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये इसका पहला उपयोग है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा देखो, यह खिलौनों, स्टेचू, सजावटी सामान तथा ज्वेलरी बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग खिलौने, स्टेचू, सजावटी सामान तथा ज्वेलरी बनाने में प्रयुक्त होता है। तीसरा देखो, यह ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। हम किसका उपयोग पढ़ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पढ़ रहे हैं। तो इसका तीसरा उपयोग यह है कि ये ब्लैक बोर्ड पर जब हम जिस चाक से लिखते हैं उस चाक को बनाने के लिए भी प्रयुक्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह अग्निशामक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग अग्निशामक पदार्थ को बनाने में भी किया जाता है। तो ये इसके 4 प्रमुख उपयोग थे। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने के लिए, दूसरा खिलौनों, स्टेचू, सजावटी सामान, ज्वेलरी आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यह अग्निशामक पदार्थ को भी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है उसको आप देखिए, ब्लीचिंग पाउडर के प्रमुख उपयोग लिखिए। ये 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर बनता है। 4 उपयोग में बताए दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर के जो प्रमुख उपयोग हैं निम्न है, ऐसे ही आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यदि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है देन आप ऐसे ही छाप के आएंगे, लाइक ऐसे ही लिखेंगे, देन नंबर की बौछार होगी, मतलब फुल मार्क्स आप पाएंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर के जो प्रमुख उपयोग हैं उनमें से पहला उपयोग है, इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में काटन, सूती तथा लिनेन के विरंजन में किया जाता है। इसका उपयोग जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में काटन, सूती तथा लिनेन के विरंजन में किया जाता है ना। दूसरा है, इसका उपयोग कागज उद्योग में कास्ट पल्प के विरंजन में होता है। इसका उपयोग कागज उद्योग में क्या करने के लिए होता है, कास्ट पल्प है उसके विरंजन में होता है। तो ये दूसरा उपयोग है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। तीसरा उपयोग, इसका उपयोग लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजन में किया
जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है। तीसरा उपयोग, इसका उपयोग पीने के पानी को, एक बार यहाँ देख सकते हैं आप, इसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणु रहित करने के लिए, मतलब जो पीने वाला पानी है यदि उसको गंदा है या उसमें जीवाणु बैक्टीरिया है तो उसको शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। तो ये टोटल 4 उपयोग थे किसके, ब्लीचिंग पाउडर के, जो इंपॉर्टेंट थे इनको आप जरूर पढ़िएगा, है ना। ब्लीचिंग पाउडर के जो प्रमुख उपयोग थे ये 4 थे, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इनको पेन कापी लेके नोट कर लीजिए, है ना। यदि आप इसका PDF चाहते हैं देन आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ब्रॉडकास्ट चैनल पे द बोल्ड कोचिंग का जो ब्रॉडकास्ट चैनल बना है वहाँ पे मैं भेज देता हूँ, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, जो कि हमारा कांटेक्ट नंबर, ईमेल और कांटेक्ट नंबर कहाँ है, इंस्टाग्राम की आईडी पे अपलोडेड है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट है आपका 8वां, कास्टिक सोडा के उपयोग लिखिए, है ना। कास्टिक सोडा के उपयोग लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया, आपकी बार भी चांस है आने की। तो कास्टिक सोडा के जो प्रमुख उपयोग हैं वो मैं बताया दे रहा हूँ आपको। तो कास्टिक सोडा के जो उपयोग हैं निम्न है। पहला, इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है ना। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग कागज उद्योग में तथा पेट्रोलियम के परिष्करण में किया जाता है ना। जो ये कास्टिक सोडा है इसका उपयोग कागज उद्योग में तथा पेट्रोलियम के परिष्करण में किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग है डाई बनाने में, है ना। तीसरा जो इसका उपयोग है कास्टिक सोडा का वो डाई बनाने में भी किया जाता है। तो ये 3 उपयोग थे कास्टिक सोडा के। पहला था कास्टिक सोडा साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, दूसरा इसका उपयोग कागज उद्योग में पेट्रोलियम तथा परिष्करण में किया जाता था, तीसरा इसके उपयोग डाई बनाने में किया जाता था। तो ये टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो किस चैप्टर के थे, जो चैप्टर 2 के थे, अम्ल क्षारक एवं लवण के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूरे पार्ट से थे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बता दिया है। यदि आप इनको तैयार करते हैं देन आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो क्या होगी बेटा, वो बेस्ट होगी। हाँ, एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। यदि आप द बोल्ड कोचिंग TBC को द बोल्ड कोचिंग को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे बेनिफिट ये होगा आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो नेक्स्ट लेवल पे होगी। इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में, है ना। तो देन आपको करना ये है, कमेंट में बताएंगे ये वीडियो कैसी लगी, क्या नेक्स्ट चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही लाए जाएँ या ना लाए जाएँ, ये जब आप कमेंट करेंगे देन लाए जाएंगे, है ना। यदि आप बताएंगे कि चैप्टर 3 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ तो मैं लेके आऊँगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है ना। तो आपसे केवल यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अच्छे से अच्छे लाइक करें, सपोर्ट करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मैं चाहता हूं कि आप कम से कम मेरा सपोर्ट तो जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप थोड़ी सी मेहनत तो मेरे लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। धन्यवाद।